आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जिसे उसके शहर ने पहले अपना सबसे बुद्धिमान नागरिक माना और फिर कुछ साल बाद उसी शहर ने उसे मौत की सजा दे दी। और कमाल की बात यह है कि इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक किताब तक नहीं लिखी। एक भी नहीं। फिर भी आज हम उसे पश्चिमी दर्शन का पिता कहते हैं। हम बात कर रहे हैं सुकरात की। और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा आदमी जो कुछ लिखता नहीं, लेकिन जिसके विचार 2500 साल बाद भी जिंदा हैं। तो सवाल ये उठता है कि एथेंस के लिए वो पहले एक हीरो और फिर एक विलन कैसे बन गए। हाँ, मतलब एक दार्शनिक अपने ही शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन सकता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हमारे पास जो भी जानकारी है जो ज्यादातर उनके स्टूडेंट्स की लिखी किताबों से आती है, उसके जरिए इस पहेली को सुलझाना। सुकरात असल में थे कौन, उनके आइडियाज इतने खतरनाक क्यों थे, और उनकी मौत ने दुनिया को कैसे बदल दिया। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं सुकरात के रहन सहन से, जो अपने आप में काफी अजीब था। हाँ, वो एथेंस के एक बहुत ही साधारण परिवार से थे। पिता मूर्तिकार और माँ दाई थी। लेकिन सुकरात ने कोई पारंपरिक काम नहीं चुना। उन्होंने कोई काम नहीं चुना, ये कहना भी शायद ठीक नहीं होगा। असल में उन्होंने अपनी माँ के काम से ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। अच्छा, वो कैसे? वो कहते थे, मेरी माँ बच्चों को पैदा होने में मदद करती है और मैं लोगों के दिमाग से विचारों को पैदा होने में मदद करता हूँ। मतलब वो खुद को एक बौद्धिक दाई या इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ कहते थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि सच हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे सही सवाल पूछकर बाहर निकालने की जरूरत है। और वो ये सवाल कहाँ पूछते थे? किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल में तो नहीं? नहीं नहीं, वो एथेंस के बाजार में, जिसे अगोरा कहते थे, वहीं घूमते रहते थे। अक्सर नंगे पांव, फटे पुराने कपड़ों में, और किसी को भी रोककर अजीब अजीब सवाल पूछने लगते थे। हाँ, आज के जमाने में कोई ऐसा करे तो हम उसे सनकी ही कहेंगे। उस जमाने में भी लोग उन्हें सनकी ही समझते थे। बिल्कुल। सोचिए, एथेंस उस समय दुनिया का कल्चरल सेंटर था। लोग अपनी शान और शौकत, अपने ज्ञान का दिखावा कर रहे हैं। और उनके बीच एक आदमी नंगे पांव घूम घूम कर सबसे मुश्किल सवाल पूछ रहा है, जैसे प्यार क्या होता है या न्याय किसे कहते हैं। ये सादगी कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनका फलसफा था। उनका मशहूर कहना था, सबसे अमीर वो है जो कम से कम में खुश है। वो जीकर ये दिखा रहे थे कि असली दौलत चीजों में नहीं, विचारों में है। हाँ, और ये सादगी सिर्फ उनके रहन सहन में नहीं थी, उनके सबसे बड़े दार्शनिक विचार में भी यही सादगी दिखती है। आप उनके उस सबसे प्रसिद्ध कथन की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं एक ही बात जानता हूँ और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। मुझे हमेशा से उनका ये विचार सबसे ज्यादा हैरान करता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक्सपर्ट बनना चाहता है, ये कहना तो लगभग पागलपन लगता है। इसका असली मतलब क्या था? और ये सिर्फ विरोधाभास नहीं लगता, ये उस समय के लोगों को नाराज भी करता था। क्यों? क्योंकि एथेंस में बड़े बड़े ज्ञानी थे जो खुद को हर विषय का विशेषज्ञ मानते थे, और यहाँ एक आदमी घूम रहा है जो कह रहा है कि असली ज्ञान ये मानने में है कि तुम कुछ नहीं जानते। ये तो उनके अहंकार पर सीधा हमला था। बिल्कुल। इसका मतलब अज्ञानी होना नहीं था, इसका मतलब था बौद्धिक विनम्रता। सुकरात का पॉइंट ये था कि जिस पल आपको लगता है कि आप सबको जान गए हैं, उसी पल आपके सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो असली ज्ञान की शुरुआत ही इस एहसास से होती है कि मुझे अभी बहुत कुछ नहीं पता। सही कहा। और इसी आइडिया से उनका दूसरा बड़ा सिद्धांत जुड़ता है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। हाँ, जिस जीवन की जांच पड़ताल ना की गई हो वो जीने लायक नहीं है। क्या इसका मतलब ये था कि जब तक आप फिलोसोफर नहीं बन जाते आपकी जिंदगी बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए जांच पड़ताल का मतलब था आत्मचिंतन, खुद से सवाल पूछना। जैसे कि आप जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आपके मूल्य क्या हैं? हाँ, आप जिसे सही मानते हैं वो सही क्यों है। सुकरात के मुताबिक ज्यादातर लोग भेड़ चाल में जीते हैं। समाज ने जो सिखा दिया उसे बिना सोचे समझे मान लेते हैं। उनका कहना था कि इस तरह बिना सोचे समझे जीना वो तो जानवरों की तरह जीना है। बिल्कुल। इंसान होने का मतलब ही है अपने जीवन, अपने विश्वासों पर सवाल उठाना। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। असल जिंदगी में आप किसी को जबरदस्ती आत्मचिंतन पर मजबूर कैसे कर सकते हैं? वही तो बात है, वो मजबूर नहीं करते थे। वो लेक्चर तो बिल्कुल नहीं देते थे। तो फिर? उनका तरीका ठीक इसका उल्टा था। वो किसी को कुछ बताते नहीं थे, सिर्फ पूछते थे। और उनके सवाल इतने तीखे और लगातार होते थे कि सामने वाला खुद ही अपने विचारों के जाल में फंस जाता था। हाँ, और इसी को आज हम सुकराती पद्धति या द सुक्रेटिक मेथड कहते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता था? मतलब बाजार में किसी को रोककर वो क्या कहते थे? मान लीजिए वो एथेंस के एक बड़े जनरल को रोकते हैं,
जो अभी अभी जंग जीत कर आया है। सुकरात उससे पूछते हैं, जनरल साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साहस क्या होता है? और जनरल तो बड़े गर्व से कहता होगा, साहस का मतलब है जंग के मैदान से ना भागना। बिल्कुल। फिर सुकरात कहते हैं, बहुत खूब, लेकिन अगर कोई सेना रणनीति के तहत पीछे हट रही हो ताकि दुश्मन को जाल में फंसा सके, तो क्या वो कायरता है? तो जनरल सोच में पड़ जाता होगा। हाँ, वो कहता होगा, नहीं, वो तो समझदारी है। फिर सुकरात पूछते हैं, तो इसका मतलब साहस सिर्फ डटे रहना नहीं है, बल्कि ये जानना भी है कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। और धीरे धीरे सवालों की इस प्रक्रिया से जनरल को एहसास होता होगा कि साहस की उसकी अपनी परिभाषा कितनी अधूरी थी। सही पकड़ा। वो किसी को हरा नहीं रहे थे। बल्कि सामने वाले को उसके अज्ञान का आईना दिखा रहे थे। बिल्कुल। और मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं था, मकसद था दोनों का मिलकर सच के और करीब पहुंचना। लेकिन आप समझ सकती हैं कि जब आप किसी बड़े नेता या ज्ञानी आदमी को पब्लिक में ये एहसास दिलाते हैं कि उसे कुछ नहीं पता, तो उसे ये पसंद तो नहीं आएगा। बिल्कुल, यही उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। और आज भी ये मेथड बहुत काम का है। लॉ स्कूल से लेकर बिजनेस मीटिंग्स तक इसका इस्तेमाल होता है। ताकि लोग किसी भी बात को सिर्फ मान ना लें, बल्कि उसकी तह तक जाकर जांच पड़ताल करें। ये अपने ही विचारों का पोस्टमार्टम करने की कला है। और यही विचार उनके नैतिक दर्शन की रीढ़ बन गया। उनका एक और क्रांतिकारी आइडिया था। वो कौन सा? सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान ही एकमात्र बुराई है। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब कोई जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। बस सुकरात के हिसाब से नहीं। लेकिन हम तो रोज देखते हैं कि लोग जानबूझकर गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। सुकरात का तर्क थोड़ा गहरा है। वो कहते थे कि कोई भी इंसान अपनी नज़र में अपने लिए बुरा नहीं चाहता। हर कोई वही करता है जो उसे लगता है कि उसके लिए अच्छा है। मतलब उसे खुशी देगा। हाँ, एक चोर इसलिए चोरी करता है क्योंकि वो अज्ञानतावश ये मानता है कि पैसा उसे असली खुशी देगा। और अगर उसे असली खुशी का सच्चा ज्ञान हो जाए कि वो ईमानदारी से मिलती है, तो वो चोरी नहीं करेगा। बिल्कुल। तो गलत काम बुराई की वजह से नहीं, बल्कि अज्ञानता की वजह से होते हैं। ये तो सोच को बदलने वाला आइडिया है। इसका असर आज की साइकोलॉजी पर भी दिखता है ना? जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी में होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सीबीटी का आधार ही यही है कि अगर हम किसी के गलत ज्ञान या गलत सोच को ठीक कर दें, तो उसका व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। सुकरात ये बात 2500 साल पहले कह रहे थे। और इसी सोच से उनका एक और मजबूत सिद्धांत निकलता है, जो शायद आज के जमाने में मानना सबसे मुश्किल है। कौन सा? अन्याय सहना अन्याय करने से बेहतर है। हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब आप अन्याय करते हैं, तो आप अपनी आत्मा को भ्रष्ट करते हैं, उसे मैला करते हैं। और ये सबसे बड़ा नुकसान है जो आप अपना कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ जब आप अन्याय सहते हैं, तो तकलीफ सिर्फ आपके नश्वर शरीर को होती है, आपकी आत्मा पवित्र रहती है। और यही वो सिद्धांत था जिस पर वो अपनी मौत के वक्त भी कायम रहे। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सुकरात एथेंस के हीरो से विलेन बन जाते हैं। उनकी ये लगातार सवाल पूछने की आदत, हर किसी के ज्ञान को चुनौती देना, सत्ता में बैठे लोगों को चुभने लगा था। हाँ, माहौल को समझना जरूरी है। एथेंस उस वक्त एक लंबी और विनाशकारी जंग हार चुका था। शहर में राजनीतिक अस्थिरता थी, लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा था। ऐसे में लोग पुरानी परंपराओं और देवताओं में सुरक्षा ढूंढ रहे थे। और यहाँ सुकरात थे, जो युवाओं को हर चीज पर सवाल उठाना सिखा रहे थे। लोकतंत्र पर, देवताओं पर, बड़ों के ज्ञान पर। सत्ता को लगा कि ये आदमी समाज की नींव हिला रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने सुकरात को रास्ते से हटाने का फैसला किया। और 399 ईसा पूर्व में 70 साल की उम्र में उन पर मुकदमा चलाया गया। आरोप क्या थे? आरोप बहुत दिलचस्प थे। पहला, शहर के युवाओं को बिगाड़ना, और दूसरा शहर के देवताओं को ना मानना और नए देवताओं का प्रचार करना। लेकिन ये सिर्फ बहाने थे, असली जुर्म तो कुछ और ही था। हाँ, असली जुर्म था सत्ता के अहंकार को चुनौती देना। उन्होंने हर उस व्यक्ति को आईना दिखाया था जो खुद को ज्ञानी समझता था और कोई भी अपनी बदसूरती देखना पसंद नहीं करता। और अदालत में उनका रवैया कैसा था? क्या उन्होंने माफी मांगी? माफी मांगना तो दूर, उन्होंने एक तरह से सबको और चिढ़ा दिया। वो कैसे? उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा, एथेंस के लोगों, तुम मुझे सजा देने की बात कर रहे हो। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें तुम्हारी आत्मा की देखभाल करना सिखाया है। अच्छा। उन्होंने कहा, इसके लिए तो मुझे सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। तुम्हें मुझे ताऊ में सरकारी खर्चे पर खाना खिलाना चाहिए। ये तो आग में घी डालने जैसा हुआ होगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, मैं एक गलत और बिना सिद्धांतों वाली जिंदगी जीने से डरता हूं। और जूरी ने उन्हें दोषी पाया और जहर पीकर मरने की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनके अमीर दोस्तों ने
जेल के गार्ड्स को रिश्वत देकर भागने का पूरा इंतजाम कर लिया था। वो चाहते थे कि सुकरात कहीं और जाकर अपनी जिंदगी जिए। और उन्होंने मना कर दिया। क्यों? यही उनकी आखिरी और सबसे बड़ी शिक्षा थी। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एथेंस के कानूनों के तहत गुजारी है। इन्हीं कानूनों ने मुझे सुरक्षा दी, शिक्षा दी। और आज जब यही कानून मेरे खिलाफ हैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मैं इन्हें तोड़कर भाग जाऊं? हाँ, उन्होंने कहा, ये कायरता होगी और मेरे पूरे जीवन के दर्शन का अपमान होगा। उन्होंने अपने सिद्धांतों को अपनी जिंदगी से ज्यादा अहमियत दी। और उन्होंने शांति से हेमलॉक जहर का प्याला पिया और दोस्तों से बात करते करते दुनिया से चले गए। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, एक आदमी जिसने कुछ नहीं लिखा, लेकिन जिसकी मौत ने विचारों की एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो आज तक चल रही है। उनकी मौत ने उनके सबसे काबिल शिष्य प्लेटो को पूरी तरह बदल दिया। प्लेटो शायद राजनीति में जाते, लेकिन सुकरात की मौत देखकर उन्हें लगा कि उनका मकसद अपने गुरु के विचारों को अमर बनाना है। और प्लेटो ने ही सुकरात के सारे संवाद लिखे और एथेंस में पहली यूनिवर्सिटी दी एकेडमी की स्थापना की, जो 900 सालों तक चली। और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, जिन्होंने विज्ञान, तर्कशास्त्र, राजनीति, हर चीज पर लिखा। तो ये जो महान परंपरा है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इसकी शुरुआत उस एक आदमी से हुई जिसने खुद एक शब्द भी नहीं लिखा। सही कहा, सुकरात मर गए लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत को अमर कर गए। उन्होंने हमें सिखाया कि एक सार्थक जीवन सिर्फ जवाबों में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने में है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो हमने एक ऐसे दार्शनिक की कहानी को समझा जिसने हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाई, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, जिसने हमें आत्मचिंतन का महत्व बताया कि बिना सोचे समझे जीना, जीना ही नहीं है, और जिसने अपने आखिरी पलों में ये दिखाया कि सिद्धांत जिंदगी से भी बड़े हो सकते हैं। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाती है कि सच बोलना और अपने मूल्यों पर खड़े रहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही मायने रखता है। सच्चा जीवन दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि ज्ञान और खुद को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश में है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सुकरात पर युवाओं को बिगाड़ने का आरोप इसलिए लगा था क्योंकि वो उन्हें खुद के लिए सोचना सिखा रहे थे। आज की दुनिया जो सूचना, गलत सूचना और सोशल मीडिया के एको चैम्बर से भरी हुई है, उसमें खुद के लिए सोचने का सही मतलब क्या है? क्या हर चीज पर सवाल उठाने की सुकराती आदत आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई?